अच्छा जी, ये देखें, ये है ईयर 2020 का फरवरी मार्च का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, वेरिएंट 2 है। फरवरी मार्च का वेरिएंट 2 ही होता है। क्या कह रहा है इसमें? आदित्य प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2020। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 27,900 का, और उसके बाद आपको रेवेन्यू भी दिया हुआ है और क्रेडिट परचेजेस दी हुई हैं, उधार पे जो भी आपने ख़रीदा है एट 31 जनवरी 2020। और भी कुछ चीज़ें हमें गिवन है। नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू गिवन है 43,700। इन्वेंटरी गिवन है 9340। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन। ये जो बैंक लोन हमने पे ऑफ करना है, ये करना है 2023 में, और अभी जो साल है वो 2020 है। तो इट मीन्स दिस बैंक लोन इज़ माई नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें देख लें, जैसे नॉन करंट एसेट हो तो मेंशन है कि वो मेरा नॉन करंट एसेट है, पहला वाला। इन्वेंट्री इज़ माई करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल इज़ ऑल्सो माई करंट एसेट। ट्रेड पेबल इज़ माई करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ ऑल्सो माई करंट लायबिलिटी। ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखें, सबसे पहले क्या कह रहा है? ऑल गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टर्म्स। जब भी हम सेल करते हैं तो क्रेडिट पे सेल करते हैं। इसका मतलब है ये जो रेवेन्यू आपके पास लिखा हुआ है, ये रेवेन्यू में कैश रेवेन्यू नहीं है, ये सारा का सारा क्रेडिट रेवेन्यू है। ठीक है। रिक्वायर्ड में कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज शो योर वर्किंग। हमने वर्किंग शो करनी है। पहले क्या चीज़ निकलवा रहा है? प्रॉफिट मार्जिन। अब देखें, प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। लास्ट जो प्रॉफिट आपको निकलता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसको नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, उसको डिवाइड कराएंगे। मार्जिन लिखा हुआ आ रहा है तो डिनोमिनेटर में रेवेन्यू आ गया। ठीक है, इंटू 100। अब आपके पास प्रॉफिट गिवन है विच इज़ 27,900 अपॉन रेवेन्यू भी गिवन है विच इज़ 186। डिनोमिनेटर में लिखें इंटू 100। द आंसर इज़ 15%। जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 15% है। उसके बाद वो कह रहे हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर निकालना है। ट्रेड पेबल टर्नओवर निकाल लेते हैं। फार्मूला फॉर ट्रेड पेबल टर्नओवर इज़, हम लोग न्यूमिनेटर में लेते हैं ट्रेड पेबल्स, और डिनोमिनेटर में आता है क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। तो हमारे पास जो ट्रेड पेबल गिवन है वो क्वेश्चन में गिवन है 9435 के, अपॉन क्रेडिट परचेजेस आर 93075 इंटू 365। पूरे 37 आंसर आ रहा है, तो मैं लिखूँगा 37 डेज़। हम अपने सप्लायर को जो पेमेंट करते हैं वो एवरेज 37 डेज़ में पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज़ में निकालना है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़ का क्या फॉर्मूला है? न्यूमिनेटर में आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्रेडिट सेल्स इंटू 365। तो हमारे पास क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल्स आर 14010, और डिनोमिनेटर में सेल्स रखेंगे विच इज़ 186। अच्छा, उसने अगर आपको कहा है कि इसमें कुछ क्रेडिट सेल्स भी हैं और कैश सेल्स भी हैं, तो आपने कैश और क्रेडिट को अलग करना है। इस क्वेश्चन में सारी सेल्स ही मेरी क्रेडिट सेल्स हैं, तो मैंने पूरा अमाउंट ले लिया। आंसर आ रहा है 27.49। अब देखें, उसने क्वेश्चन में कहा है कि राउंड अप टू द नियरेस्ट होल डे। नियरेस्ट होल डे पे राउंड अप करना है, तो आप आंसर लिखोगे 28 डेज़। सही है। उसके बाद वो कह रहे हैं लिक्विड रेशियो निकालना है। तो लिक्विड रेशियो निकाल लेते हैं। लिक्विड रेशियो कैसे निकलता है? आप करंट एसेट जो भी हैं आपके, सबको ऐड करें और उसमें से माइनस करें अपनी इन्वेंट्री, और इसको डिवाइड कराना है अपने करंट लायबिलिटी से।
तो या तो आप करंट एसेट को टोटल करते हुए इन्वेंट्री ऐड ही नहीं करवाएं, या अगर ऐड करवा दिया है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करवाएं। तो करंट एसेट में आपके पास, अब देखिए मैं ऐड ही नहीं करवा रहा, ट्रेड रिसीवेबल ही है सिर्फ करंट एसेट आपका 14010, और डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी में आपके पास आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 2240, और करंट लायबिलिटी में आपके पास है ट्रेड पेबल विच इज़ 9435। देखिए मैंने इन्वेंट्री ऐड ही नहीं करवाई तो मैं सब्ट्रैक्ट भी नहीं करवा रहा। अगर आप इन्वेंट्री ऐड करवाएंगे तो इन्वेंट्री आपने सब्ट्रैक्ट करवानी होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं, तो ऐसे नहीं करना। करना आपने ये है, वो जो दूसरा तरीका है वो ये है, 14010 में पहले आप इन्वेंट्री ऐड कराएं विच इज़ 9340, तो फिर आपके पास टोटल करंट एसेट आएंगे 23350। सही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ द टोटल ऑफ योर करंट एसेट इज़ 23350, इसमें से इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट करवाएं। तो आप बोलें सर ये तो वही हो गया, बिल्कुल वही हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप इन्वेंट्री ऐड ही नहीं करवाएं। आंसर आ रहा है 1.2:1। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि टू पे $1 ऑफ योर करंट लायबिलिटी यू हैव $1.2 ऑफ योर क्विक एसेट। सही है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, द बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट इज़ 2500। हमारा ओवरड्राफ्ट पहुंचा हुआ है 2240 पे, और वो कह रहे हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट बैंक की है 2500, इससे ज़्यादा वो ओवरड्राफ्ट नहीं देता। द ट्रेड पेबल टर्न ओवर फॉर द ईयर 31 जनवरी 2019 वॉज 35 डेज़। पिछले साल का ट्रेड पेबल टर्नओवर था 35 डेज़, और इस साल का भी आपने निकाला है तो वो आ रहा है 37 डेज़। ये 2019 का था, 2020 का है 37 डेज़, मतलब 2 दिन आप और लेट कर रहे हैं अपने सप्लायर को पे करने में। ठीक है। Advise Adit whether or not he should delay paying trade payable in order to reduce the bank overdraft. Justify your answer by considering effect on both the bank balance अच्छा and the trade payables। अब ये कह रहा है कि आप अपने सप्लायर को पैसे देने में लेट कर दें, तो एडवाइस करें कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको ये बताना है कि ऐसा करने से आपके बैंक पे क्या असर पड़ेगा। तो देखें बैंक पे क्या असर पड़ेगा। बैंक पे एक तो ये असर पड़ेगा कि हो सकता है कि आपके बैंक के साथ रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक तो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं और दूसरा आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, तो हो सकता है कि बैंक आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दें। जो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, इस पे बैंक फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, तो बैंक इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा। और इफ़ेक्ट ये होगा कि आप अपनी ओवरड्राफ्ट की लिमिट पे पहुंच जाओगे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि सप्लायर पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ट्रेड पेबल्स। अच्छा देखो, जब आप अपने सप्लायर को पैसे लेट देना शुरू करोगे तो एक तो सीधी सी बात है कि इसका भी रिलेशनशिप अब आपसे ख़राब होगा। जाहिर सी बात है, आप पैसे उसके डिले करोगे तो अब वो आपको चीज़ें डिलीवर करने में देर करेगा। वही लिख दें रिपीट करके। अच्छा, अब आप सप्लायर के पैसे टाइम पे नहीं दे रहे तो जाहिर सी बात है कि सप्लायर भी ओवरड्यू अकाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फिर आप ये कह सकते हैं कि अब सप्लायर कि आपको गुड्स डिलीवर करने में देर करेगा, जिसकी वजह से आपका स्टॉक आउट का ख़तरा है, और आपकी जाहिर सी बात है कि आप कस्टमर की डिमांड फुलफ़िल नहीं करोगे तो वो कस्टमर आएगा ही नहीं आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आपने पैराग्राफ में लिखनी है, मैंने पॉइंट में लिखनी है, आपने पैराग्राफ में लिखनी है, और आखिर में आपने लिखना है एडवाइस कि माई एडवाइस टू अदित दैट ही मे डिले द पेमेंट ऑफ सप्लायर और नॉट। चाहिए ऐसे 5 नंबर आपको मिल गए। अब देखेंगे आगे क्या कह रहा है। सजेस्ट 3 अदर एक्शन विच अदित कुड टेक टू रिड्यूस द बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको बैंक ओवरड्राफ्ट अगर अपना कम करना है
तो कौन से 3 तरीके हो सकते हैं, या कोई से भी 3 तरीके आप बता दें। तो सबसे पहला और सबसे आसान ये है कि आपके पास अगर सरप्लस नॉन करंट एसेट रखे हुए हैं तो आप उनको सेल कर सकते हैं। दूसरा ये है, बैंक ओवरड्राफ्ट को ख़त्म करने के लिए आप अपनी जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसको बेहतर करने के लिए आप बैंक से लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट ले आएं। या आप ये कह सकते हैं कि अपने एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल कर लें। उसके बाद वो कह रहा है स्टेट 2 रीज़न वाई आदित्य शुड प्रोड्यूस एन एनुअल इनकम स्टेटमेंट। क्या ज़रूरत है एनुअल इनकम स्टेटमेंट बनाने की। सीधी सी बात है कि इनकम स्टेटमेंट हम लोग इसलिए बनाते हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, और इनकम स्टेटमेंट का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आप बिज़नेस की परफॉर्मेंस असेस कर सकें। उसके बाद देखें क्या कह रहा है, स्टेट 2 रीज़न वाई आदित्य शुड अप्लाई द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्यों अप्लाई करना चाहिए उसको या किसी भी बिज़नेस को मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो पहले तो आप ये देखें कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है क्या। देखिए, मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी रिकॉर्ड आप बिज़नेस में कर रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीदी, कोई एक्सपेंस पे ऑफ किया, तो उसका जो अमाउंट जो आप लिख रहे हैं ना वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजली का बिल आया के इलेक्ट्रिक का, आपकी शॉप का के इलेक्ट्रिक का बिल आया 8000 का, तो वो जो 8000 आपने के इलेक्ट्रिक को पे किए हुए हैं वो आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस लिखे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल 8000 जो हैं वो जस्टिफाई हो रहे हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट में बिल आपके पास के इलेक्ट्रिक का थर्ड पार्टी का पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो यही ऐसी चीज़ें ही सिर्फ बिज़नेस रिकॉर्ड्स में लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते, देखिए आपकी सिंपल एक छोटी सी शॉप है, उसके टोटल जो एसेट्स हैं वो सारे मिला के बन रहे हैं 10,000 के। आपने किसी से लोन लिया हुआ था, लायबिलिटी थी आपकी 500 की, तो आपके नेट एसेट बन गए 9,500। अब आप ये बिज़नेस बेचना चाह रहे हैं, आपने बोला जी बिज़नेस तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं इसको बेचूँगा 12,500 का। तो जो सेलिंग प्राइस आपने सेट की हुई है वो कोई ख़रीद भी रहा है आपका बिज़नेस 12,500 क्योंकि आपने मेहनत की है उस पर। तो आप कितना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं 3,000। ये जो 3,000 है ना, इसको वैसे तो कहते हैं गुडविल। इस 3,000 की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मतलब आप जिसको भी बेच रहे हैं वो 3,000 की गुडविल नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ये अमाउंट जस्टिफाइबल नहीं है। ये 3,000 से ज़्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी, कोई पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है इसके। तो ऐसी चीज़ आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में बिज़नेस के नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ये हमें कौन कहता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सही है। सारे वो इवेंट्स जिनके पैसे को आप मेजर कर सकते हैं, जस्टिफाइबल हों, वो रिकॉर्ड कर लें, और जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकते जस्ट लाइक गुडविल, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। तो जिसकी वैल्यू जस्टिफाई नहीं हो सकती जस्ट लाइक दिस गुडविल, तो वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना। चलें।